नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस का एडिशन ग्लोबल ट्रेड के नाम रहने वाला है। तेजी से बदलते इस दौर में ग्लोबल इकोनॉमीज की चुनौतियों, साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच एक्सपोर्ट के मोर्चे पर एमएसएमईज के सामने चैलेंजेस और नए मौकों पर हम फोकस करने वाले हैं। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीपी गोयल साहब, को चेयर एमएसएमई कमेटी पीएचडी सीसीआई, डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर ए करियर, साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रमानंदन शुक्ला, डायरेक्टर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। आइए बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। डॉक्टर अर्पिता, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और बात पहले ट्रेड डेटा की करना चाहेंगे। आप हमें अक्टूबर में जो हमने देखा है, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट 16% से ज़्यादा की गिरावट रही है, वहीं ट्रेड डेफिसिट $25 बिलियन के आंकड़े के पार है, इसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? एक महीने के ट्रेड डेटा पे उतना नहीं जाती, मगर एक टफ टाइम चल रहा है। पहले कोविड, उसके बाद ज़्यादातर ये रशिया यूक्रेन वॉर और ग्लोबल जो हमारा मेन मार्केट्स है जैसे अमेरिका या ईयू मार्केट, इनमें कैसे ट्रेड हो रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हमारा कुछ प्रोडक्ट जैसे एपरल एंड टेक्सटाइल सेक्टर में 40% रिडक्शन इन डिमांड हुआ। ये उनके पीक मंथ होते हैं, जैसे दिसंबर में एक पीक मंथ होता है एक्सपोर्ट का, वो क्यों नहीं हो रहा, ये एक चिंता की विषय ज़रूर है। देखिए, इंपोर्ट से हम उतना नहीं घबराते। कभी कहीं ऑर्डर आ गया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, ग्लोबल वैल्यू चेन में कई कारण से इंपोर्ट्स होता है। मगर अगर आपका एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहा है और ग्लोबल रिसेशनरी ट्रेंड्स दिख रहा है कि थोड़ा ग्लोबल मार्केट में रिसेशन है, जॉब लॉस हो रहे हैं, जैसे कि अभी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज में आप कई बार सुन रहे हो जॉब लॉस हो रहा है, तो उनका भी कुछ वरीसम है उसमें। आपको लगता है ये आने वाला दौर थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है? क्योंकि एक तरफ हम जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, साथ ही जो हमारी की मार्केट्स हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं, उसमें डिमांड को लेकर स्लो डाउन भी है। तो ये आने वाले महीने कैसे रह सकते हैं? जो इंडस्ट्री बताते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना आजकल बहुत डिफिकल्ट है। आप तो देख रहे हो कि IMF और सबके डेटा किसी का मैच नहीं हो रहा। मगर अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है, वो तो ज़रूर कह रहा है कि एक रिसेशन आ रहा है। ग्लोबल ग्रोथ को भी उन्होंने काफ़ी डाउनवर्ड रिवाइज किया है, तो इसकी असर तो ग्लोबल ट्रेड पे होने वाला है। ऐसा तो सबके लिए ही टाइम थोड़ा टफ होने वाला है। गोयल साहब, आप बताएं, हमने देखा FY22 भी उसमें काफ़ी अनसर्टन माहौल था, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स जो रहे इंडिया के, उनमें प्रदर्शन अच्छा रहा। अभी जिस तरह के जो एक्सटर्नल हेडविंड्स हैं, उसमें आपको FY23 क्या ये चैलेंजिंग दिख रहा है? अनडाउटेडली 23 का जो दौर है, ये पूरे वर्ल्ड से हम जितना रिसेशन देख रहे हैं, जितना इन्फ्लेशन देख रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट इंडिया पे भी आने वाला है। लेकिन अगर मैं अपने MSME इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ में टैलेंट भी है, कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है। हम लोग हमेशा गिर के उठना जानते हैं, गिर के कभी हम हार नहीं मानते। हम हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि हम गिर के उठना जानते हैं। कोई भी सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट आई है, हमने हमेशा उसको फेस किया है, एज ए चैलेंज उसको लिया है और आगे ग्रो किया है। हम इससे पहले शुक्ला साहब के पास हैं, एक पहलू और आपसे समझना चाहेंगे। जो हम ये की मार्केट्स की बात कर रहे थे, US है, EU है, इसमें जिस तरह से एक तरफ डिमांड में हम देख रहे हैं स्लो हो रही है, हाई इन्फ्लेशन भी है और रिसेशनरी आउटलुक भी है, तो हम ग्लोबल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में क्या देखें? मतलब आपको सिनेरियो कैसे दिख रहा है आगे? देखो, सिनेरियो तो टफ है, क्योंकि जो डिमांड बाहर कम है तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट भी कम होंगी। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चाइना का जितना मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम चाइना, उसमें रिसेशन आने के काफ़ी चांसेस काफ़ी हुआ भी है, और उसका जो फॉल बैक है वो इंडिया के ऊपर आएगा। तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस गैप को पूरा करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की जो बात हो रही है, क्या उसको लेकर हम जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या हम रेडी भी हैं फुली, या उसमें कैपेसिटी पर कैसे और काम करना होगा? देखिए, उसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी जो डे टू डे समस्याएं हैं, अगर हमारे को उसका समाधान मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक्सपोर्ट करने के लिए 3 चीज़ों की खास ज़रूरत होती है। वन इज़ दी वी शुड बी कॉम्पिटिटिव इन द प्राइसेस internationally. Number 2, we should be able to give a quality product. And number 3, we should give the timely
supplies. जैसे आपने क्वालिटी प्रोडक्ट की बात की, शुक्ला साहब से कमेंट लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। आप हमें बता सकें, हम जब बात कर रहे हैं चुनौतियां हैं, चुनौतियों में अवसर भी हैं, इन अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए जो इंडियन एसएमईज हैं वो क्वालिटी को कैसे एनहांस करें? गवर्नमेंट का जो विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, तो यदि आप देखें तो जो कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का 30%, इसको सिग्निफिकेंटली एनहांस करना पड़ेगा। इट शुड कम समवेयर अराउंड 50 to 60%। और इसके लिए एमएसएमईज को बहुत तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा, और इस ग्रोथ के लिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू एनहांस देयर क्वालिटी। और जब हम बात करते हैं अभी इंडिया की, अगर हम ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो इतने टर्बुलेंसेस आए, बट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में यदि देखें तो एक्सपोर्ट्स अराउंड $400 बिलियन। दैट वाज प्रीटी सिग्निफिकेंट इन स्पाइट ऑफ दिस पैंडेमिक एंड एवरीथिंग। रिसेंटली वी हैव ऑल्सो सरपास्ड यूके, जो हम अब वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो चैलेंजेस भी सर्टेनली रहेंगी, लेकिन देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एंड फॉर्चुनेटली वी आर एट अ टाइम जब गवर्नमेंट भी काफ़ी बोल्ड डिसीजंस ले रही है, पॉलिसी डिसीजंस। जैसे हम PLI स्कीम की हम बात करें, हम अगर बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो बहुत सारी जो इंडियनाइजेशन वाली लिस्ट है, ये चौथी लिस्ट अभी रिलीज हुई है। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इंडिया एज अ कंट्री इज एबल टू मैन्युफैक्चर। हम आपके पास आते हैं, आप हमें ये भी बता सकें, जो ये क्वालिटी की अगर हम बात करें, ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम जो है, इसमें जो रिवैम्प किया गया, इस पर अभी लेटेस्ट क्या है, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? यस, देखिए, इनफैक्ट विद जेड, जो रिवैम्प्ड जेड की हम बात कर रहे हैं, जो हमें मार्केट से फीडबैक आ रही है, जो रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, एमएसएमई का जो टेम्परामेंट है, दैट इज़ प्रीटी पॉजिटिव। करीब 7 महीने हुए हैं अभी लॉन्च करके स्कीम को, और 20,000 से ज़्यादा एमएसएमईज ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, 600 से ज़्यादा सर्टिफाई हो चुके हैं, एंड दे आर मूविंग प्रीटी फास्ट ऑन दिस स्कीम। गोयल साहब, ये जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उन पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स का? देखिए, लेबर का जहाँ तक सवाल है, लेबर के लिए पॉलिसी जो होनी चाहिए वो हमारी वन नेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए। स्टेट वाइज जब पॉलिसी आ जाती है, लेबर की शॉर्टेज, लेबर हमारे पास एक्सपर्ट लेबर कम्स फ्रॉम वेरी डिफरेंट एरियाज़। अगर मैं प्लम्बिंग की बात करूँ तो उड़ीसा की जितनी लेबर आती है, दे आर एक्सपर्ट इन द प्लम्बिंग जॉब। If we talk about the nursing system, medical system, then nurses from Kerala or from the Far East, they are more dedicated towards this cause. लेकिन अगर हम उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जैसे हरियाणा में पीछे एक लॉ आ गया, 75% लेबर हैज़ टू बी फ्रॉम विद इन हरियाणा लेस देन 30,000 रुपीज़। इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बजाय अपनी प्रोडक्शन की तरफ या एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देने के, वो लेबर को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है। तो जब तक हम लोग फ्री माइंड से काम नहीं करेंगे, हमारे पास पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें टाइम एंड अगेन सोचना ना पड़े। तो फिर ऐसी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसका स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स पर भी इम्पैक्ट होगा, इंडस्ट्री रीथिंक करेगी? इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। रीथिंक करके इतना ईजी नहीं होता कि इंडस्ट्री को एक स्टेट से निकाल के दूसरी स्टेटों में लेके जाएं, और दूसरी स्टेट में अगर फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसने कोई पॉलिसी ऐसी लगा दी तो यू कैनॉट शिफ्ट योर इंडस्ट्री फ्रॉम द सेकंड टू द थर्ड स्टेट। इट इज़ नॉट ए वेरी ईजी गेम। जो प्लांट एंड मशीनरी एक बार लग जाता है, वहाँ वो काम करता रहता है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाती, लोग आते नहीं हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी फैक्टर, कॉन्फिडेंस इन द इंडस्ट्री कम हो जाता है। ट्रेड की बात करें, शिपिंग कंटेनर के फ्रंट के बता सके, उसमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है? वो बड़ा इशू था पीछे। शिपिंग कंटेनर का इशू आज भी है। शिपिंग कंटेनर, पहली बात तो अवेलेबिलिटी नहीं है, देन शिपिंग के अंदर जो कंजेशन है उसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है। फिर शिपिंग कॉस्ट, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो कस्टमर देखता है कि मेरे को लैंडेड कॉस्ट क्या पड़ी। दुबई का जो फ्रेट था $3,000 पर कंटेनर था, विच हैज़ गॉन टू मोर देन $9,000। अगर 3 गुना फ्रेट बढ़ गया तो उस फ्रेट का इफेक्ट इंडस्ट्री के ऊपर आता है। मैम, हम एक और पहलू आपसे टच करना चाहेंगे। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव छू रहे हैं। जहाँ तक FTA की बात है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? FTAs को लेकर जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्या काफ़ी स्ट्रैटेजिकली बढ़ा जा रहा है? आपका क्या एनालिसिस है जब आप पहले FTAs को अब कंपेयर करते हैं जो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं, क्योंकि इस तरफ काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी गतिविधियाँ हो रही हैं? पहले हम लोग जियो स्ट्रैटेजिक रीजंस पे FTAs करते थे। हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को मद्देनज़र वे FTA किए, कुछ हमने रीजनल FTAs किए कि साउथ एशिया का काफ़ी कंट्रीज़ उस समय पे रीजनल FTAs करते थे अपने
जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपने मेंबर्स को एक साथ करने की कोशिश की, हम लोगों ने भी साउथ एशिया में किया। अभी जो हम FTAs को लॉन्च किया वो हम लोग कुछ तो स्ट्रैटेजिक है और कुछ की मार्केट्स को देख के कर रहे हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन हमारा काफ़ी बड़ा मार्केट है, हम इसको टारगेट कर रहे हैं। UK एक बड़ा मार्केट है, उसको टारगेट कर रहे हैं। US अभी किसी के साथ भी FTA नहीं कर रहे हैं, मगर अगर करे तो शायद हम उसको भी टारगेट करें। सो स्ट्रैटेजी हैज़ चेंज टू की मार्केट्स। एक है आपका FTA करने की स्ट्रैटेजी और दूसरी बात है आप क्या दोगे और क्या लोगे। ये मैं दोनों भाग में आपको इसकी आंसर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप कुछ नहीं दोगे आपको मिलने वाला भी कुछ नहीं है। हाँ, इसीलिए अगर आप कम दोगे, आप कहोगे मुझे आसियान FTA में मिला नहीं, कोरिया के साथ मिला नहीं, आपने दिए भी तो सबसे कम और आपको मिला भी सबसे कम। तो अगर आप नहीं दोगे आपको नहीं मिलेगा। पर इससे क्या जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, खासकर जो SMEs हैं, उनके लिए क्या कुछ नई संभावनाएं आप देख रहे हैं इन रीजन्स में जहां पर FTAs हो रहे हैं, और अगर ओपन अप होंगे जैसे, तो आप कैसे वहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज देखते हैं आने वाले दिनों में? अगर आप अभी भी देखिएगा FTAs तो चल रहे हैं हर देशों के बीच में। FTA का यूटिलाइजेशन भी होता है, ROO भी होता है। अगर आप सब कुछ जोड़ के देखिएगा तो वर्ल्ड का 80% ट्रेड बिना FTA का ही चलता है। ये बात पहले नज़र में रखिए। सेकेंडली, वर्ल्ड का 80% ट्रेड इस मुद्दे पे चलता है कि आपने ट्रेड बैरियर को कितना नीचे किया। आपको बड़े ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या मैं रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मशीनरी, इन सब में टैरिफ डालूं। जैसे हाई टैरिफ कंट्रीज होते हैं जैसे भारत, इनके साथ जो भी ट्रेड एग्रीमेंट करेगा उनको फ़ायदा है ट्रेड एग्रीमेंट में, क्योंकि टैरिफ रिड्यूस अगर हो जाए। बाकी देश उल्टा सोचता है, वो बड़े को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देता, वो बड़े को ज़्यादा कुछ इंसेंटिव भी नहीं देता, वो पूरा सपोर्ट एंड इंसेंटिव फोकस करता है SMEs के ऊपर। गोयल साहब, हमने ये भी देखा कि FY22 में US ने चाइना को इनफैक्ट सरपास किया और भारत का वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बना। आपको आगे की राह कैसे दिख रही है? वैसे आगे की राह तो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, स्कोप बहुत अच्छा है और इंडियन प्रोडक्ट्स का और इंडियन लोगों का पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है। लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने अनसर्टेनली हाई हुए हैं इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ ईयर्स दैट वी आर नॉट एबल टू इवन प्रोड्यूस द गुड्स। दूसरी बात थी, हाई प्राइस होने के बावजूद भी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, दैट वाज ए वेरी बिग इशू, वेरी बिग चैलेंज। दूसरी बात आती है हमारे यहाँ रॉ मटेरियल आने के बाद में हम क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाते हैं। क्वालिटी के लिए जितना BIS के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हम उसको अडॉप्ट कर पाते हैं? क्या हम उस स्टैंडर्ड को समझ पाते हैं? क्या वो इस लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इस चीज़ को समझ के उसको अडॉप्ट कर सके? दैट वाज आल्सो ए वेरी बिग चैलेंज। फिर आता है हमारा टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे पास टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो दे आर लोकेटेड सो फार ऑफ प्लेसेस विच आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री। कनेक्टिविटी विद द इंडस्ट्री इज़ नॉट देयर। उसके लिए अगर हम इंडस्ट्रियल क्लिनिक की बात करें, जस्ट लाइक ए मेडिकल क्लिनिक और इंडस्ट्रियल क्लिनिक बना जाए जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स प्लस इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की जो मेंबर्स हैं, दे शुड इंटरेक्ट एट ए कॉमन प्लेस। आप हमें बता सकें ये ओवरऑल जो क्वालिटी कल्चर है इसको कैसे बूस्ट किया जाए? कुछ आप MSMEs को भी बताएंगे वो कैसे इंट्रोस्पेक्ट करें? क्वालिटी स्टार्ट्स विद द लीडरशिप माइंडसेट। मतलब ये माइंडसेट की बात होती है क्वालिटी। और जब हम MSMEs की बात करें तो लार्जली वो फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं बिकॉज उनके पास सिस्टम्स और प्रोसेसेस नहीं रहते हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो एक कोई भी कस्टमर का कॉल आ गया एंड दे विल स्टार्ट एड्रेसिंग इट, सो दे डोंट एड्रेस द सिस्टमिक प्रॉब्लम। और इस वजह से जो लीडरशिप माइंडसेट है वो परकोलेट होना चाहिए हर एम्प्लॉई के लेवल पे। सो दिस इज़ फंडामेंटल। यदि आप क्वालिटी की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखें, छोटी या बड़ी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, क्वालिटी ही मूल मंत्र है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना क्वालिटी के सक्सेसफुल नहीं रहा है, छोटा हो या बड़ा हो। तो MSMEs को भी उनको पहले तो माइंडसेट लानी होगी क्वालिटी की। हर एम्प्लॉई को समझाना पड़ेगा कि क्वालिटी क्या है, ताकि एम्प्लॉई का जब तक बिलीफ, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स क्वालिटी नहीं बदलता है
तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, तब और परिवर्तन नहीं आएगा तो ये कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे। गोयल साहब, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पर इस दौर में इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5G, ये कैसे एमएसएमईज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो माइंडसेट है वो चेंज करना ज़रूरी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइंडसेट किसी हद तक हमारा चेंज हो भी रहा है। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी की तरक्की हो, हमारे स्टेट की तरक्की, तो हमारे देश की तरक्की हो। एक न एक रेगुलेशन ऐसी आ जाती है जिसको एड्रेस करने में हमारा सारा वक्त और सारा दिमाग लग जाता है, तो हम फर्दर फ्यूचर की बात तो सोच ही नहीं सकते। अच्छा मैम, हम जब बात कर रहे थे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की भी, तो ये आपको कौन से नए रीजन्स, नए मार्केट्स, अगर आप उस फ्रंट पर कुछ बता सकें एमएसएमईज को? देखिए, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को। जैसे नया मार्केट में अफ्रीका में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आसियान में अभी तक तो हम लोगों ने ज़्यादातर एक्सपोर्ट 3-4 मेंबर कंट्रीज़ को किए हैं। एक्सपोर्ट क्यों, एक्सपोर्ट बाद में आता है, पहले एमएसएमई पार्टनरशिप्स आते हैं, और मेरे हिसाब से पहले आपको एमएसएमई पार्टनरशिप को प्रमोट करना है। क्योंकि वो देखिए, विदेश में अभी तक हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में गए थे, और चाइना में रिसोर्स के लिए गए थे, ज़रूरत से चाइना गए थे। बाकी जितने भी देश में एक्सपोर्ट करते हैं, देखिएगा ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग है। कंबोडिया के साथ हम कैसे पार्टनरशिप कर सके, वो भी, या हम कैसे वियतनाम से अपना सप्लाई चेन बना सके, कंपटीटर ना देख के कोलैबोरेटिव मोड में कैसे देख सके। ये सब चीज़ों के लिए हमें अभी इसके लिए थोड़ा सा एमएसएमईज को मार्केट, जो एक्सेस रिसर्च बोलते हैं, उसके फंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये जो मार्केट एक्सेस स्कीम्स वगैरह होते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है कि ये एमएसएमईज को ये सब नए मार्केट का एक्सेस दे, इंफॉर्मेशन दे। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि कैसे वहाँ पे बिजनेस होता है, कैसे कोलैबोरेशन किया जा सकता है, तभी अपने आप से ये लोग बाकी बिजनेस ये संभाल लेते हैं, मगर ये वाले एरिया में बहुत खर्चा होता है। डॉक्टर शुक्ला, जो एमएसएमईज सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स को हम देख रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, या जिनके पास जेड सर्टिफिकेशन है, क्या उन्हें बैंक से ऐसे माहौल में भी चीपर क्रेडिट मिल सकता है? इस पर जो जेड स्कीम लॉन्च हुई है, इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट लेके आई है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके बाद मैं बैंक वाले चीज़ पर आता हूं, क्रेडिट पे। देखिए, इसमें एक तो ज्वाइनिंग रिवॉर्ड लेकर आई है। तो अगर कोई माइक्रो लेवल की एंटरप्राइज है, वो ब्रॉन्ज लेवल की सर्टिफिकेशन चाहती है, तो उसके लिए 10,000 रुपीज़ का ज्वाइनिंग रिवॉर्ड है, और उसकी फ़ी भी सर्टिफिकेशन की 10,000 रुपये है। तो उसके लिए वर्चुअली वो पूरा फी फ्री हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन। एंड द मोमेंट उनको एक ब्रॉन्ज लेवल की सर्टिफिकेशन मिल जाती है, उसके बाद उनके लिए एक इंसेंटिव्स का बॉक्स खुल जाता है। अगर उनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं लेनी है, तो उसके लिए भी अप टू 50,000 रुपीज़ जो है उसको रिम्बर्समेंट मिल सकता है एमएसएमई को, चाहे वो उसकी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशन हो या वो लेना चाहे, ये सर्टिफिकेशन हो या टेस्टिंग हो, इसके लिए उन्हें मिलेगा। इसके अलावा यदि वो सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल उनको कोई पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाना है, तो उसके लिए भी अप टू 3 लाख रुपीज़ का इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स हैं एमएसएमईज के लिए, ताकि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करें। और बैंक्स भी, करीब हमारे पास 15 बैंक्स हैं जो दे हैव कम फॉरवर्ड, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और वो इन एमएसएमईज को, जो जेड सर्टिफाइड एमएसएमईज हैं, उन्हें प्रोसेसिंग फी में वेवर दे रहे हैं। कुछ बैंक्स हैं जो अप टू 75% ऑफ द प्रोसेसिंग फी वेव ऑफ कर रहे हैं। गोयल साहब, वैसे ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें, इंटरेस्ट रेट्स जैसे बढ़ रहे हैं, और जो एमएसएमईज एक्सपोर्ट स्पेस में है, इस कॉम्पिटिटिव दौर में प्रेशर्स तो उन पर रहते होंगे? प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और वो प्रेशर है हमारा डे टू डे सर्वाइवल का। पॉल्यूशन कंट्रोल ने तहलका मचाया हुआ है, किसी इंडस्ट्री को जीने ही नहीं दे रहे। एक के बाद एक नई पॉलिसी आती है, एक के बाद एक नया डायरेक्टिव आ जाता है, तो उसके तहत हम लोग फायर फाइटिंग मोड में ही हमेशा रहते हैं। तो इंडस्ट्री को तो कितनी भी डिफिकल्टी हो, हमें सर्वाइव तो करना ही पड़ता है। एक फाइनल वर्ड मैम से लेना चाहेंगे, हम जब ग्लोबल ट्रेड की बात करें, तो ग्लोबल ट्रेड में आप ई कॉमर्स से जो ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और ख़ासकर एमएसएमईज के लिए भी, लोकल से ग्लोबल की पूरी चेन में, आप इसके पोटेंशियल को कैसे देख रहे हैं? ई कॉमर्स का 2 चैनल होता है, एक B2B, एक B2C। बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशंस में ई कॉमर्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही बड़ा साइज होता है ई कॉमर्स का। भारत में क्या है कि हम B2C को बहुत सोचते हैं, एक्चुअली ई कॉमर्स बिजनेस के लिए B2B होता है ज़्यादा। एक तो है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ एसएमईज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाना है। अब ये बात एसएमईज समझ लिए है, मगर कैसे जाए,
क्या करें, रिटर्न होने से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी या जो मेरी प्लेटफॉर्म है उसकी, पैसे कैसे रिफंड होंगे, ये जो मुद्दे हैं इसके लिए एसएमईज की कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। समय इतना ही था। चलते चलते आपसे बस एक फाइनल वर्ड हम चाहेंगे इन ब्रीफ, आपका एक मैसेज एमएसएमईज के लिए। डॉक्टर शुक्ला, आपसे शुरुआत। एमएसएमईज अपने माइंडसेट को बदलें, क्वालिटी पे फोकस करें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करें और सक्सेस उनके लिए सामने होगी। सक्सेस हमारे द्वार पे है। हमारे एमएसएमईज के अंदर, जैसे मैंने कहा, कैपेसिटी कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है। गिर के उठना हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है और हम करते रहेंगे। ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि आप लोग ये ट्रेड एग्रीमेंट्स को देखो कि दूसरे देश क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। अगर आपको इसमें कहीं पे दिक्कत है तो ये राइट टाइम है कि आप उसको रेस करें, और ताकि आप हमें भी पता चले कि आपका क्या क्या इश्यूज़ है, क्या करना चाहते हैं आप। तो एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में इतना ही। आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। डॉक्टर अर्पिता थैंक यू, गोयल साहब शुक्रिया, डॉक्टर शुक्ला आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगले एडिशन में हम आपके समक्ष हाजिर होंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार, गुड बाय।